हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स लॉ में कैश में ट्रांजैक्शन करने की क्या लिमिट है उसको समझेंगे डिटेल में सेक्शन वाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वन बाय वन कि कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 269 एस टी, आप कुछ भी सेल वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उसका जो पेमेंट है आप 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा का 2 लाख या उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं इन कैश, ठीक है। अदर देन कैश आप ले सकते हैं, बट कैश में लिमिट है 2 लाख रुपीज़ से नीचे रहेगा तो आप वो ट्रांजेक्शन कैश में कर सकते हैं, सेल्स वगैरह, ठीक है। तो मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजेक्शन्स अंडर सेक्शन 269 एस टी, no person shall receive an amount of 2 lakh rupees or more in aggregate from a person in a day in respect of a single transaction or in respect of transaction relating to one event occasion from a person otherwise than by an account pay check or an account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode as may be prescribed। तो आप कुछ भी सेल है वह आप 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा में सेल नहीं कर सकते इन कैश, ठीक है। या फिर आप कोई सिंगल ट्रांजेक्शन है जिसका पेमेंट 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा आप कैश में नहीं ले सकते, या फिर आपने कोई ट्रांजेक्शन्स किए हैं, सपोज आपका सेल्स है 4 इनवॉइसेस, ठीक है, 5 लाख का सेल है, तो आप वो 4 इनवॉइसेस के सामने किसी भी पर्सन से एक दिन का 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन या कोई इवेंट है, ठीक है, तो उसके रेफरेंस में आप 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कैश में नहीं ले सकते, ठीक है, इन एग्रीगेट। अभी इसमें देखिए, मीन्स आप 2 लाख रुपीज़ और मोर आप कैश में नहीं ले सकते, ठीक है, फॉर सेल्स या फिर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। अभी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, किन किन पे एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है या फिर किसी बैंकिंग कंपनी को, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव बैंक को। ट्रांजेक्शन ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 269 SS या फिर सच अदर पर्सन्स और क्लास ऑफ पर्सन्स और रिसीट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। मीन्स आप एज पर सेक्शन 269 ST कैश में 2 लाख रुपीज और मोर रिसीव नहीं कर सकते फॉर योर सेल्स ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 269 SS, जिसमें आप कैश में लोन नहीं ले सकते, डिपॉजिट नहीं ले सकते, और स्पेसिफाइड सम मीन्स आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उसका पेमेंट कैश में नहीं ले सकते 20,000 रुपीज से ज़्यादा, ठीक है। 20,000 या उससे ज़्यादा आप कैश में नहीं ले सकते। नो पर्सन शैल टेक और एक्सेप्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन any loan or deposit or any specified sum otherwise than by an account pay check, account pay bank draft, or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode as may be prescribed। क्या क्या नहीं ले सकते? द अमाउंट ऑफ सच लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम और एग्रीगेट ऑफ सच लोन डिपॉजिट और एंड स्पेसिफाइड सम। तो आप
सिंगल लोन ले रहे हैं किसी से तो 20,000 या उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। बी पॉइंट में लिखा है कि अगर आप लोन ले रहे हैं और आपका पुराना लोन भी आउटस्टैंडिंग है तो दोनों मिला के 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम लाइन पे अगर डिपॉजिट है, कैश में डिपॉजिट ले रहे 20,000 से 20,000 या फिर 20,000 से ज़्यादा, तो वह कैश में अलाउ नहीं है। या फिर आपने डिपॉजिट ले रखा है और एडिशनल डिपॉजिट ले रहे हैं तो दोनों मिला के भी 20,000 या उससे ज़्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। सेम लाइन पे स्पेसिफाइड सम भी नहीं होना चाहिए 20,000 या 20,000 से ज़्यादा, ठीक है। मीन्स आप लोन, डिपॉजिट या फिर कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे, उसका जो कंसिडरेशन है वह आप कैश में नहीं ले सकते 20,000 या उससे ज़्यादा, ठीक है, अंडर सेक्शन 269 SS। नेक्स्ट है सेक्शन 40A3, जिसमें आपको एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे अंडर बिजनेस हेड। जब आप बिजनेस हेड में इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सेक्शन 40A क्लॉज 3, जिसमें आप कोई भी एक्सपेंसेस आप 10,000 या उससे ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा एक्सीड्स 10,000 रुपीज़, ठीक है, तो अगर वो कैश में करते हैं तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। तो कैश में आप एक्सपेंसेस कितना तक कर सकते हैं? 10,000 रुपीज़, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो वह अलाउ नहीं होगा अंडर इनकम टैक्स, ठीक है। सेम लाइन पे आपने कोई एक्सपेंस किया है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और इनकम टैक्स में क्लेम भी कर लिया है एक्रूअल बेसिस पे, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में आप पेमेंट कर लेते हैं कैश में एक्सीडिंग 10,000, तो उस केस में वह एक्सपेंस आपका उस साल में जब आप पेमेंट करेंगे एक्सीडिंग 10,000 इन कैश, उस साल में आपका वह इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा आपको, ठीक है। तो ये सेक्शन है 40A क्लॉज 3, जिसमें आप 10,000 से ज़्यादा कैश में एक्सपेंसेस नहीं कर सकते हैं क्लेम, और 40A3A जिसमें आपने एक्सपेंसेस क्लेम कर लिया है प्रीवियस ईयर में और नेक्स्ट ईयर में आपने पेमेंट उसका 10,000 से ज़्यादा कैश में कर दिया है, तो वह एक्सपेंसेस आपका उस साल में इनकम कंसिडर होगा जिस साल में आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, एक्सीडिंग 10,000 इन कैश। नेक्स्ट है सेक्शन 43, जिसमें जब आप कैपिटल असेट्स परचेज करते हैं और उसको कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है, एंड उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, तो जो भी आप असेट्स परचेज करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट होगी उसका आप पेमेंट अगर कैश में 10,000 से ज़्यादा कर लेते हैं, तो जो आपने 10,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट किया है तो वह आपकी कॉस्ट में कंसिडर नहीं होगी एंड अकॉर्डिंगली उस पर डेप्रिसिएशन भी आपको नहीं मिलेगा। तो आप कैपिटल असेट्स जो भी आप परचेज कर रहे हैं तो उसका पेमेंट आपको ध्यान रखना है कि 10,000 या 10,000 से ज़्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। अगर 10,000 ज़्यादा कैश में है तो आप उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर पाएंगे अंडर सेक्शन 32 में, ठीक है। तो ये है डेप्रिसिएशन के लिए, जिस पे आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो 10,000 तक का कैश में पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप पेमेंट करेंगे तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 44AB, ये बाद में पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है सेक्शन डी 80D। सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो उसका डिडक्शन मिलता है, ठीक है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80D, ठीक है। ये देखिए 80D में प्रीमियम का पेमेंट आप कैश में करेंगे तो अलाउ नहीं होगा। आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कर रहे हैं तो वो कैश में अलाउ होता है, ठीक है। तो आप
मेडिकल प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं तो वो आप कैश में करेंगे तो आपको 80D में डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 80G। 80G में आप जो डोनेशंस करते हैं ट्रस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को तो उसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80G में। तो 80G में आप 2000 तक का कैश में डोनेशन कर सकते हैं, वो अलाउ है। अगर 2000 से ज़्यादा आप कैश में करेंगे तो वो उस केस में आपको 80G के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 44AB जो इनकम टैक्स ऑडिट की बात करता है, जिसमें बिजनेस के केस में टर्नओवर का लिमिट दिया है 1 करोड़ रुपीस। तो अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं अप टू 5%, मीन्स आपका जो टोटल पेमेंट है उसका 5% तक कैश में पेमेंट है एंड जो टोटल रिसीट्स है उसका 5% तक आपका कैश में रिसीट है, तो उस केस में आपका जो टैक्स ऑडिट का लिमिट है वह 1 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ रुपीस हो जाएगा अंडर सेक्शन 44AB में। ठीक है, तो ये अगर कैश में ट्रांजैक्शन 5% तक है तो आपका बिजनेस के केस में ऑडिट के लिए टर्नओवर का लिमिट हो जाएगा 10 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है सेक्शन 44AD जिसमें स्पेशल प्रोविजन है फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। ठीक है, सेक्शन 44AD। तो इसमें टर्नओवर का लिमिट है 2 करोड़। अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं अप टू 5% तो उस केस में आपका टर्नओवर का लिमिट हो जाएगा 3 करोड़ रुपीस। तो अगर आप कैश जो आपका टोटल टर्नओवर या रिसीट है उसका कैश में अगर 5% तक है रिसीट्स, तो उस केस में आपको 44AD में टर्नओवर का लिमिट 2 करोड़ से 3 करोड़ हो जाएगा, मतलब आपको 3 करोड़ का लिमिट मिलेगा फॉर 44AD। सेम लाइन पे 44ADA प्रोफेशनल के लिए प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम कैलकुलेशन होता है अंडर सेक्शन 44ADA में, तो उनके लिए लिमिट है 50 लाख रुपीज। ठीक है, ग्रॉस रिसीट्स। तो वह ग्रॉस रिसीट अगर कैश में 5% तक का रिसीट है तो उस केस में 75 लाख रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 75 लाख रुपीज अगर आपका कैश में रिसीट्स है अप टू 5% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट्स, तो उस केस में आपका 75 लाख रुपीज टर्नओवर का लिमिट हो जाएगा फॉर सेक्शन 44ADA। तो ये सब लिमिट्स है अंडर इनकम टैक्स एक्ट कैश ट्रांजैक्शंस की। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।